हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आपको बताएंगे और इन्हें याद कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की तरफ, परीक्षा के लिए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे अनुच्छेद 52 क्या कहता है। 52 कहता है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है, एक जो हमारा केंद्र है और जो केंद्र है उसके पास जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी, वो कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। यानी कि सभी जो पावर होती है वो अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, अगर बात करें 54 की, तो 54 में क्या होता है, निर्वाचक मंडल आता है। तो अनुच्छेद 54 ये कहता है कि निर्वाचक मंडल आएगा राष्ट्रपति के लिए। अगर बात करें हम लोग 55 की, तो इसमें निर्वाचन विधि आती है। तो निर्वाचन विधि कैसी है वो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो आपको 52 याद रखना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में आपको याद रखना है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति के अंदर नहीं होंगी। 54 में बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे वो निर्वाचन मंडल आएगा। अगर 55 की बात करें तो निर्वाचन विधि आएगी, जो कि आप देख रहे होंगे। अगर बात करें 56 की, तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल रहने वाला है, अनुच्छेद 56 कहता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति है भारत का, उसका कार्यकाल कितना रहने वाला है वो बताने वाला है अनुच्छेद 56 में। ठीक है, इसकी 5 वर्ष समय अवधि होती है। इसके बाद 57 आता है, 57 लिख देता हूँ मैं। 57 में कहता है कि जो भी कोई भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, अनुच्छेद 57। यानी कि अनुच्छेद 57 की बात करें तो 57 में जो राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट, वो एक से अधिक बार बन सकता है भारत का राष्ट्रपति कोई। जैसे एक बार अभी हम बात करें यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, तो ये हमारी भारत के राष्ट्रपति हैं और ये दोबारा भी चाहे तो बन सकते हैं। शर्त ये है कि उन्हें चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव कैसा होता है, एकल संक्रमणी पद्धति और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 56 हो गया, 57 मैंने कर लिया और मैंने बात की है 60 की। 60 में क्या होता है, ये जो राष्ट्रपति वो शपथ लेता है कि इसके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 60 में क्या आएगा, शपथ आएगा। अगर 61 में बात करें तो अनुच्छेद 61 में कौन आएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसे हटाने की प्रक्रिया क्या होती है वो आएगी अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अगर बात करें हम लोग 63 में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति आएगा। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में। आगे 71 में बात करें, जो 71 है वो ये बताता है अनुच्छेद 71 की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके अगर विवादों में मतलब इनके निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो उसका सुलह और समझौता कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। अनुच्छेद 71 में है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं वाइस प्रेसिडेंट, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कर लीजिएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का भी अगर चुनाव होता है उसमें कोई विवाद होता है तो इसका सुलह समझौता और जो होना है वो सब कौन करेगा, अनुच्छेद 71 में आता है। अगर बात करें हम लोग 72 में क्या है, जो राष्ट्रपति है उसको क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में। जो राष्ट्रपति है उसको क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में। अगर बात करें अनुच्छेद 76 में क्या होता है, क्षेत्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, भारत का कानून मंत्री भी इसको हम लोग कहते हैं। ये जो है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, ये कानून की तरफ से होता है। तो ये सरकार की तरफ से होता है। महान्यायवादी सबसे बड़ा पद माना जाता है। ये अगर ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी है, ये कानून मंत्री इसको कहते हैं। और अगर बात करें 108, ये बैठक होती है जो इनको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहते हैं या संयुक्त बैठक कहते हैं, अनुच्छेद 108 में आता है। और उसमें लोकसभा और राज्यसभा में कोई असहमति दर्ज होती है तो संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगर बात करें हम लोग 110 में क्या है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है और 112 में हमारा क्या है, 112 में हमारा वित्त विधेयक है, जो वार्षिक बजट कहते हैं जिसको, वो हमारा आता है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बोला है, तो आपको याद रखना है कि संविधान की आत्मा
बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसको बोला है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, ठीक है। अगर बात करें 14 अप्रैल को 2025 को कौन सी जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनाएगी, तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद ये सॉरी 135वीं जन्म जो जयंती मनाएगी इनकी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी खबरें, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं कि 134वीं, मेरे भाई 134वीं नहीं 135वीं है ये जो रिपोर्ट है, ये सरकारी जो सरकार जारी करती है उसकी है, ठीक है। तो 135वीं याद रखेंगे, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती जो है 135वीं जयंती मनाएगी, ठीक 14 अप्रैल 2025 में। कहाँ मनाएगी, तो आपको याद रखना है ये प्रेरणा स्मारक स्थल दिल्ली में मनाएगी। अगर बात करें बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के इन्होंने संपादन किया 1927 में, और हम बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। जैसे तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए तो उसमें दलितों की तरफ से या भारत की तरफ से तीनों बार हिस्सा लेने वाले BR अम्बेडकर जी थे। और महात्मा गांधी ऐसे थे जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था कांग्रेस की तरफ से, और कोई गोलमेज सम्मेलन में भाग उन्होंने नहीं लिया था, ठीक है। सबसे पहले इनकी बात करें तो यहाँ पे पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट में ही महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी मिलते हैं 1932 में। और यहाँ पे यरवदा जेल आपको पता होगा महाराष्ट्र में पड़ती है, तो महाराष्ट्र में जो यरवदा जेल पड़ती है वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है। और कब होती है, तो 1932 में होती है, इसी वजह से उसका नाम पड़ा है पूना पैक्ट, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और उसके ये हेड रहे। अगर बात करें 1946 में संविधान सभा गठित की गई, उसमें इन्हें पहला जो चुनाव बंगाल से लड़ाया गया, तो वहाँ पे सीट पर विजयी हुए। कुछ विवादों को मद्देनजर रखते हुए फिर इन्होंने क्या किया, बॉम्बे से चुनाव लड़ा, तो यहाँ पे न लड़कर बॉम्बे में भी इन्होंने विजय हासिल की। 2 जगह से चुनाव लड़े, याद रखना। जो प्रारूप समिति थी हमारी, उसके हेड कहलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप समिति, ठीक है। आगे बात करें हम लोग तो 1947 में मंत्रिमंडल गठित हुआ, उसके प्रथम ये कानून मंत्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रथम कानून मंत्री कहलाते हैं ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आगे बात करें बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, और यहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाकर इन्होंने क्या किया, और इसमें प्रचार प्रसार किया, और बाकी इसमें जो भी होती हैं रीति रिवाजें उनको अपने अंदर समाहित किया, और कह सकते हैं कि उन्होंने उसका पालन किया। और बात करें हम लोग इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये कब होती है, 6 दिसंबर 1956 में, याद रखना है 6 दिसंबर 1956 में महापरिनिर्वाण होता है। चैत्र भूमि महाराष्ट्र में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मूक नायक पत्रिका इन्हीं की है, जो कि 1920 में पब्लिश की गई थी। संपादन इसका हुआ था 1920 में। मूक नायक पत्रिका किसकी है, तो पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि BR अम्बेडकर साहब जी की ये पत्रिका है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में होती है, तो इसको हम लोग 1923 सन है उसको याद रखेंगे, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923। ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट में करके बताइएगा अपनी व्यू, और अपना कमेंट छोड़िएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी है, और सुझाव क्या है, और कैसे आपको कंटेंट चाहिए, स्टैटिक जीके है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, वो सब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद करा सकते हैं, तो हम याद कराएंगे, आपको याद हो जाएंगे अगर वीडियो पर डे देखते हैं तो। इस वीडियो को शेयर भले ही ना करें, लेकिन लाइक कर दें अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।